अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम हमारा निगोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का नया सिलसिला लेक्चर्स का स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम दोबारा एक मरतबा हमने अपलोड कर दिए हैं तमाम के तमाम लेक्चर्स। तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से, एग्जाम्स के हवाले से, कैसे आप एग्जाम्स को पास कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे नंबर सिक्योर कर सकते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और स्पेशली जो मेरा मेन फोकस है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, जब आप किसी भी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लेंगे, वर्क प्लेस के ऊपर आपको कैसे इस कोर्स को, इन कवानीन को, रूल्स को, लॉज को, रेगुलेशंस को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे आपने एक्टिविटीज को देखना है, उसमें जो जो हैजर्ड्स हैं किस आंख से आपने देखना है, कौन सी आंख चाहिए, नॉलेज वाली आंख चाहिए आपको उस हैजर्ड को देखने के लिए, रिस्क को देखने के लिए, खतरे को देखने के लिए। तो आप अच्छे से उस हैजर्ड को समझ सकेंगे, रिस्क को समझ सकेंगे, रिस्क को असेस कर सकेंगे, कंट्रोल मेजर अप्लाई कर सकेंगे। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझिएगा जी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ये लेक्चर का सिलसिला, निबोश आईजीसी इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट का एलिमेंट नंबर 1। इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं निबोश की तरफ से, इंटरनेशनल कवानीन की तरफ से, जो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती है वर्क प्लेस पे। हमें क्या समझना है निबोश से। आप जितने भी कोर्सेज कर लेंगे हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, चाहे ओशा है, आयुष है, निबोश है, ये जो आप कोर्स कर रहे हैं लेवल 3, ओशा को सेफ्टी की लैंग्वेज में देखा जाए तो लेवल 1 समझा जाता है, आयुष को लेवल 2 समझा जाता है। इसके अलावा आगे जितनी भी तालीम करते जाएं, आप एजुकेशन करते जाएं, लाजमी करनी चाहिए, कभी रुकना नहीं है आपने। अपने सर्टिफिकेशंस को, अपने सीवी को हैवी करते जाएं, उससे दोनों बेनिफिट हो जाएंगे। आपका इंटरव्यू में हेल्पफुल हो जाएगा वो सीवी, इतना ज़्यादा जब सर्टिफिकेट्स उसके साथ में होंगे, और उतना ज़बरदस्त नॉलेज आ जाएगा आपके पास में। हमेशा इसका पहला क्वेश्चन यही होगा, आप जितना भी क्वालिफिकेशन कर लेंगे, डॉक्टरेट कर लें आप सेफ्टी में, हेल्थ एंड सेफ्टी में, रिस्क मैनेजमेंट में, जो चाहे कर लें, हमेशा पहला क्वेश्चन यही है, वाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, वाई शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। ये आपको समझाने से पहले, बात समझाने से पहले, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि निबोश एक्चुअली में क्या है, आपकी जरूरत क्यों है। चलते हम इसकी तरफ। निबोश आईजीसी, निबोश qualifications are recognized by number of professional bodies around the world। पूरी दुनिया में जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं रिकग्नाइज करती हैं, मानती हैं निबोश को, इस क्वालिफिकेशन को। दीज इंक्लूड्स, इसमें क्या कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं? बोर्ड ऑफ सर्टिफाइड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, बी एस BCSP इन अमेरिका, ये मानते हैं इसे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, IIRSM अथॉरिटी है, मानती है, इंस्टीट्यूट है। बोर्ड ऑफ कैनेडियन रजिस्टर्ड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, PCRSP, ये एक्सेप्ट करती है निबोश को। साउथ अफ्रीका इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, SAIOSH। तो ये ऑलमोस्ट दुनिया के 3 सब कॉन्टिनेंट आपके सामने आ गए, इन सब के सब एक्सेप्ट करते हैं निबोश को। निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट इज एक्सेप्टेबल इन ऑल इंडस्ट्रीज, दुनिया की जितनी भी इंडस्ट्रीज है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है, चाहे वो थ्रेड की इंडस्ट्री है, वुड की इंडस्ट्री है, पेपर की इंडस्ट्री है, ऑयल एंड गैस की इंडस्ट्री है, केमिकल्स की इंडस्ट्री है, एटॉमिक पावर प्लांट्स की इंडस्ट्री है, एनर्जी जनरेशन जैसी इंडस्ट्री है, सिविल कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री है। हर इंडस्ट्री में निबोश सर्टिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाता है। सेफ्टी वाला चाहिए तो निबोश होना चाहिए उसके पास में। यू will give you invaluable knowledge, skill, and globally respected
qualification that supports your current role and long-term careers. निबोश क्वालिफिकेशन इज रेलिवेंट टू एवरी वर्क प्लेस, ये हर वर्क प्लेस के लिए रेलिवेंट है जी, जहाँ चाहे आप चले जाएं, कैसी भी वर्क प्लेस में आप चले जाएं। सेफ्टी वाला चाहिए तो सेफ, और चाहिए ही भाई, सेफ्टी वाला चाहिए तो उसके पास में निबोश होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन उसके पास में होनी चाहिए। आइडियल फॉर द मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स, हम देखते रहे, मैं 18 साल मेरा वर्क एक्सपीरियंस है गल्फ कंट्रीज में, तो हमने देखा है जिस मैनेजर के पास में, सुपरवाइजर के पास में, इंजीनियर्स के पास में निबोश होता है, जब भी कभी ये किसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करते हैं, एक अच्छे क्लाइंट के साथ में, कंसल्टेंट के साथ में काम कर लिए जाते हैं, ये लोग सेलेक्ट कर लिए जाते हैं उनकी तरफ से। वो मालूम है, वो कभी नहीं चाहता है, क्लाइंट कंसल्टेंट कभी नहीं चाहता है कि हमारा वर्क प्लेस पे कभी एक्सीडेंट हो जाए, ये मैनेजर अच्छा है, इसके पास में निगोश है, रिस्क को जानता है, हैजर्ड को जानता है, खतरों को जानता है, मेरा वर्क प्लेस को सेव कर सकता है। सेम सुपरवाइजर भी ऐसा ही है, अगर उसने ये क्वालिफिकेशन की हुई है तो उसके लिए एक ज्यादा बड़ा एज हो जाएगा। एनीबॉडी विद हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कोई इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। कोई से एज अ कैरियर अडॉप्ट करना चाहता है तो उसके लिए जबरदस्त है ये क्वालिफिकेशन, करने के बाद में वो अपना कैरियर और भी आगे लेके जा सकता है, खुद की इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल दोनों को इम्प्रूव कर सकता है। निबोश एग्जाम के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको। निबोश IGC 1, इसमें 100 मार्क्स होते हैं जी। निबोश IGC 2 में कोई मार्क्स नहीं होता है, पास फेल के साथ में एवेल्युएट कर दिया जाता है, बता दिया जाता है। एक रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट होती है जिसमें आपको डिफरेंट किस्म के 4 उसमें सेक्शन होते हैं जो आपको अच्छे से फिल करने होते हैं, इंफॉर्मेशन पुट करनी होती है। निबोश IGC 1 में आपने क्या देखना है, टोटल मार्क्स, टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, टोटल मार्क्स 100 हैं, पास मार्क्स 45 हैं। एक बुलेट पॉइंट को आपको हासिल करने के लिए, एक बुलेट पॉइंट को लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 30 वर्ड्स लिखना पड़ेंगे, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप इसमें। टोटल वर्ड काउंट आपका, जब आप 100 मार्क्स के लिए पेपर लिखते हैं, 3000 वर्ड होना चाहिए, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं आप। टिप्स फॉर निबोश IGC 1 सिनेरियो बेस्ड ओपन एग्जाम को पास करने के लिए जो टिप्स हैं वो आपके सामने हैं कि आपने क्या करना है। सबसे पहले आपने जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आपको समझ नहीं आने वाले वर्ड्स हैं, उसको आप हाईलाइट कर लीजिए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। इसको बेहतरीन तरीका ये है कि आप निबोश के कम से कम 5 6 7 इतना आप मॉक टेस्ट आप दीजिए, तो आप टर्मिनोलॉजीज को बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, निबोश कौन से वर्ड्स यूज करता है। इतना बड़ा खजाना नहीं है उसके पास जी कि 48,000 किस्म के वर्ड्स हों उसके पास में लिखने के लिए, ऐसा कोई कुछ नहीं होता है। कोई भी इतना कॉम्पिटेंट लेवल का बंदा नहीं होता है दुनिया में, रोजाना नए वर्ड्स लेके आ जाए, सेम वर्ड्स हैं जो हमेशा यूज करेगा, तो आप उसका तरीकाकार समझ जाएंगे, वो कैसे लिखता है, कौन से वर्ड यूज करता है, वो एक आधे आगे पीछे होगा। जब आप इतने वर्ड, इतना एग्जाम टेस्ट दे चुके होंगे, मॉक टेस्ट दे चुके होंगे, तो आप समझ जाएंगे उसकी टेक्निक को, वो कैसे लिखता है, पहला पैराग्राफ में क्या लिखता है, दूसरा में क्या लिखता है, तीसरा में क्या, आप समझ जाएंगे यार। अब लाजिम दीजिए, टेस्ट लाजिम दीजिए, ताकि आपको ये वाली डिफिकल्टी ना हो पेपर वाले दिन। आपने क्या करना है, पेपर को 5 मरतबा पढ़ना है, केयरफुली पढ़ना है, इससे आप क्या हो जाएगा, आप ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा आपको, ज्यादा अवेयरनेस मिल जाएगी उस एक्सटेंट सीन के हवाले से जो निबोश ने आपके सामने उस एग्जाम में दिया हुआ है। निबोश का जो भी आप पेपर उठा के देख लीजिए, 2019 में स्टार्ट हो गया ओपन बुक एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम जैसा सिनेरियो जब से चल रहा है जी, हमेशा यही है, एक एक्सीडेंट सीन है वो आपके साथ में डिस्कस करता है। सेम बातें हैं, अगर आप गौर से उसे पढ़ेंगे, आप उसे देखते रहेंगे, एग्जाम को देते रहे, जो टेस्ट हैं वो आप देते रहेंगे अपने इंस्टीट्यूशंस में, तो आप समझ जाएंगे कि वो हमेशा एक जैसा ही है, कुछ भी चेंज नहीं है हमेशा उसमें। ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज कर देता है, जो करेक्टर्स हैं उनका नाम चेंज कर देता है, जो एक्सीडेंट है उसको चेंज कर देता है, बाकी सब सेम है जी, सब एक जैसे ही है। ऑल आंसर शुड बी इन बुलेट पॉइंट, आपने बुलेट पॉइंट में लिखना है, पैराग्राफ कंसिडर नहीं किया जाएगा निगोज की तरफ से। ईच बुलेट पॉइंट शुड कंटेन 30 वर्ड्स उसमें होने चाहिए, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं, उससे एक्सीड नहीं कर सकते आप। इफ 10 मार्क क्वेश्चन, अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व कर दिया है, 300 वर्ड होने चाहिए, प्लस माइनस 10 कर सकते हैं।
आपको क्या करना है, आपने हर जो क्वेश्चन है उसके एंड पे आपने वर्ड काउंट लाजमी मेंशन करना है, तो आपको आइडिया होता जाएगा कितना हो गया, कितना बैलेंस हो गया, तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन की तरह इनसाइड में महसूस होता रहेगा। ये रेफरेंस नहीं है जी, आपको रेफरेंस पेपर के आखिर में देने हैं तमाम क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, कहाँ से रेफरेंस लिया, मोस्टली आप बता सकते हैं सारा सिनेरियो बेस्ड है, सिनेरियो से लिया हमने। जो आपकी निगोश की बुक है, जो आपके निगोश के नोट्स हैं, उन्हें आप कर सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि कहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है उसको ऐसा रिलेट करके देख देख सकते हैं आप। जो आपके पास में सोर्सेज हैं वहां से आप देख के कॉपी पेस्ट करके आप इसे आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, मगर आप इसे वहां पे मेंशन कर सकते हैं, रेफरेंसेस को आप वहां पे मेंशन कर सकते हैं। In many cases, we observe that if you will repeat the same mistakes again and again, ये बहुत मरतबा देखा गया है, बहुत से लोग हम अपना पेपर लेके आते हैं, डिस्कस करते हैं, तो बहुत से पेपर में हमने देखा है कि अगर आप सेम मिस्टेक बार बार कर रहे हैं तो निगोश आपका उस क्वेश्चन को कंसिडर नहीं करेगा। अवॉइड कीजिएगा इस चीज को। बचने के लिए आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए, कम से कम 5 मरतबा आपको निबोश का टेस्ट देना चाहिए, और उसमें ट्राई करना चाहिए कि 80% से ज़्यादा मार्क्स आपने हासिल करने हैं। नेवर ट्राई टू यूज एब्रीविएशन, आप एब्रीविएशन नहीं यूज कर सकते हैं। फुल फॉर्म लिखना है आपने। यू शुड राइट ऑल इंफॉर्मेशन इन योर ओन वर्ड्स। किसी का बताया हुआ इंफॉर्मेशन मिला आपको, कहीं से आपको सोर्स मिल गया, उठा के उसको कॉपी पेस्ट ना कर दीजिएगा। आप कॉपी पेस्ट करेंगे, निबोश ने पहली मरतबा ऐसा कर दिया है, मार्च से स्टार्ट किया लाइफ टाइम बैन करना। इससे पहले कभी हम सुना नहीं निबोश ने कभी किसी को लाइफ टाइम बैन कर दिया, अभी उसने स्टार्ट कर दिया है लाइफ टाइम बैन करना। तो प्लीज इन जो माल प्रैक्टिसेस है इनको अवॉइड कीजिएगा। आप कभी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं, कभी भी कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आप नहीं खोल सकते हैं। आप पेपर के लिए खोले, ऐसे पेपर के लिए यूज कीजिए बस इस लैपटॉप को, कोई और इन्फॉर्मेशन है उसके लिए दूसरा सोर्स अपने पास में रखिए। नेवर ट्राई टू यूज एनी सॉफ्टवेयर फॉर प्लेजियरिज्म डू मोर, कभी ऐसा ना कीजिएगा, मिस्टेक ना कीजिएगा, गलती ना कीजिएगा। हर मर्तबा नहीं चेक करता है, जब चेक करेगा आपको रेफर कर देगा रिव्यूश। यूज स्टाफ पोस्ट ऑफ एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिगार्डिंग टू द सिनेरियो, ऑलवेज आपने करना है जो पोस्ट वहां पे दिए गए हैं वही यूज करना है। फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, वर्कर है, जैसे वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। जो सिनेरियो में बताया गया है, डायरेक्टर बताया गया है, डायरेक्टर लिखना है। मैनेजिंग डायरेक्टर बताया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर आप वहां पे पोस्ट लिखेंगे। इंचार्ज ऑफ द वर्क बताया गया है, इंचार्ज ऑफ द वर्क आप लिखेंगे। अपने जहन के मुताबिक अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा उसमें ऐड करने की कोशिश ना कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन नेम शुड ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, जो बताया गया है ऑर्गेनाइजेशन का नेम वही यूज करिएगा। बार बार में ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जैसे वर्ड आप यूज ना कीजिएगा। अदरवाइज में बहुत अच्छा आपका लिखा हुआ बुलेट पॉइंट, बहुत अच्छा एक्सप्रेस किया हुआ आपका नॉलेज पेपर के ऊपर, वो सब का सब वेस्ट हो जाएगा। इन इंस्ट्रक्शन को साथ साथ में पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा, सीखते रहिएगा, तो आपका ऐसा कुछ भी नहीं हो जाएगा, आपको अच्छे मार्क्स आप ले सकते हैं। रेफरेंसेस शुड बी प्रोवाइडेड वेरी केयरफुली, आपको करना चाहिए जी, बिल्कुल करना चाहिए। फॉर ईच न्यू टास्क, आप हर नए टास्क के लिए आपको क्या करना है, सिनेरियो को दोबारा पढ़िएगा, आपकी अवेयरनेस ज्यादा हो जाएगी, आप ज्यादा समझ सकेंगे सिनेरियो को, ज्यादा पॉइंट्स खुल के सामने आ जाएंगे आपके सामने। वी आर नॉट अलाउड, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते जी, प्लेजरिज्म में चले जाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ कि घोष अभी लाइफ टाइम बैन कर रहा है। कभी भी ऐसा ना कीजिएगा। वर्ड प्लेजरिज्म बेटर इफ हेडिंग, आप हेडिंग यूज करेंगे तो वो हमेशा स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेते हैं। आप कभी भी स्ट्रेस में ना रहिएगा, अच्छे से पेपर को पढ़िए, इसकी प्रैक्टिस आपने की होगी तो ये वाला स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं आएगा। कभी भी जरूरत नहीं है आपको किसी से भी पूछने के लिए कितना हो गया, कितना रह गया। अपना पेपर है आपके सामने, 24 घंटे या ये 2 घंटे का पेपर, उससे ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये। इसे पढ़िए, सॉर्ट आउट कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, सॉल्व करते रहिए, जो इजी लगे पहला लिखिए। कभी ना किसी को कॉल कीजिएगा, यार कितना हो गया तेरा, कितना रह गया। आप उसने अगर ज्यादा कर लिया तो आप स्ट्रेस में आ जाएंगे। कोई जरूरत नहीं है किसी से पूछने की, किसी को बताने की। खामोशी से लगे रहिए, मैक्सिमम 5 या 6 घंटे में आप कर लेंगे। ट्राई टू सॉर्ट आउट योर क्वेश्चंस फर्स्ट, जो आपको इजी लगे पहले करने की कोशिश कीजिए। नेवर शेयर योर वर्क विद अदर्स। असल में होता क्या है, हम यहाँ पे मेंशन क्यों किए ये बात, आप जिसको भी शेयर करेंगे वो कॉपी पेस्ट कर देगा, वो उठा के सेम टू सेम वहां पे लिख देगा, तो ये है कि दोनों फंस जाओगे आप।
दोनों प्लेजरिज्म में आ जाओगे। और आंसर शुड बी वेरी सिंपल, आपको सिंपल लिखना चाहिए, कोई जरूरत नहीं आपकी कॉम्पिटेंसी झाड़ने के लिए, बताने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, सबसे कॉम्पिटेंट हूँ, ऊंचा हूँ सबसे, कुछ समझाने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में लिखिए, हर पढ़ने वाले को समझ आ सके। कोई घुमाऊ ना बात करने की कोशिश कीजिए, सिंपल स्ट्रेट लिखने की कोशिश करें। हाउ कैन यू रेफरेंसेस, अब ये हैं जी रेफरेंसेस कैसे आप पुट कर सकते हैं। आरआरसी इंटरनेशनल का आप रेफरेंस दे सकते हैं कि यहाँ से मैंने सोर्स लिया। कोई भी लर्नर पार्टनर ने आपको बुक दी है उसका नाम लिख दीजिए, लर्नर पार्टनर हेल्पिंग नोट्स आप लिख सकते हैं। आप मेंशन कर सकते हैं ओशा, आयुष, आईएलओ ऑफिशियल वेबसाइट लिंक्स आप यहाँ पे दे सकते हैं, hsc.government.uk का कोई लिंक दे सकते हैं आप। अभी हम देखते हैं आईजीसी 2 रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो होती है कैसे करना है आपने उसे। रिपोर्ट आईजीसी 2 रिपोर्ट, इसमें डिस्क्रिप्शन पहला जो सेक्शन है, 4 सेक्शन है इसमें, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आपने बड़े अच्छे से इंफॉर्मेशन को पुट करना है। जो जो चीजें आपसे पूछी जाती हैं निगोश की तरफ से आपने वो वहाँ पे पुट कर देनी है। यहाँ पे सेकंड इसका सेक्शन है, इसमें असेसमेंट लिखनी है, इसमें 10 हैजर्ड्स आपने लिखने हैं। 10 हैजर्ड्स जो सेक्शन आपको बताए गए हैं, जो क्वालिफिकेशन क्लासिफिकेशन बताई गई है हैजर्ड की, आपने वो हैजर्ड वहाँ पे मेंशन करना है। किसी भी हैजर्ड को दोहराइएगा नहीं आप एक हैजर्ड एक ही मरतबा लिख सकते हैं। आप 10 हैजर्ड यहाँ पे लिख दीजिए। 10 हैजर्ड लिखने हैं असेसमेंट पोर्शन में, वी आर नॉट अलाउड राइट सेम हैजर्ड अगेन एंड अगेन, नहीं लिख सकते हैं। प्रायोरिटाइज विद द जस्टिफिकेशन, यहाँ पे आपने 3 हाई रिस्क एक्टिविटीज को लिखना है इस वाले सेक्शन में, और आपने इसकी मोरल लीगल फाइनेंशियल रीजन लिखनी है। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है ये वाला सेक्शन। लास्ट में आपने बताना है कब रिव्यू किया जाएगा, जो कंपनी की अगर, जिस कंपनी का आप बना रहे हैं उसकी अगर ऐसा है कि डॉक्यूमेंट 8 महीने के बाद में रिव्यू होते हैं, 10 महीने के बाद में होते हैं, या 1 साल के बाद में होते हैं, लिख दीजिएगा। कानून की रिक्वायरमेंट 1 साल है। कम्युनिकेट कैसे करेंगे वो आप बता दीजिएगा कि क्या क्या वे ऑफ कम्युनिकेशन होगा। वर्कर है आपके सामने है, आप उनसे कर सकते हैं, बाकी लोगों को आप मेल के जरिए कर सकते हैं, मीडिया के जरिए कर सकते हैं, इसको पोस्ट कर सकते हैं आपके डिफरेंट प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर। चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए आपको 10 दिन के बाद जाएंगे, 1 हफ्ते के बाद जाएंगे चेक करने के लिए कि जो आपने कंट्रोल मेजर अप्लाई किए हैं, इंस्ट्रक्शंस दी हैं, वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल जैसी रिपोर्ट है निबोश IGC 2 भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं इस एलिमेंट से वो ये है। पहला क्वेश्चन हमेशा हर पेपर का हिस्सा होता है जी, मॉडल रीजन लिखिए। ये 25 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर तक का क्वेश्चन ये आता है। मोरल लीगल फाइनेंशियल रीजन आपसे पूछी जाती हैं इसी क्वेश्चन में से, वो भी ऑलमोस्ट 10 15 नंबर का, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। व्हाट विल बी द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, बहुत मरतबा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बेनिफिट्स ऑफ ISO सर्टिफिकेशंस, अभी 6 7 महीने हो गए इस ये क्वेश्चन नहीं आया, पहले बहुत फ्रीक्वेंट पूछा गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 10, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर पेपर में पूछा जाता है जी। कोई पेपर मैंने अभी तक नहीं देखा है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं होगा। 20 नंबर का, 25 नंबर का, 20 नंबर का, 25 नंबर का, बहुत फोकस कीजिएगा इसके ऊपर, और सबसे ऊपर वाले 3 क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन से फैक्टर्स हैं हमें देखने पड़ते हैं जब हमें कंट्रैक्टर को सिलेक्ट करते हैं, ये भी बहुत मरतबा क्वेश्चन आ गया है। तो ये अगर आप इन 6 क्वेश्चन को देखें जो बहुत मरतबा पूछे गए हैं, इनको देखते हुए अगर आप ये एलिमेंट बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं, सीख जाते हैं इस एलिमेंट को, तो आपके वैसे ही पास मार्क्स आ जाएंगे। अगर 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं 15 20, 15 20 नंबर का होता है, तो 45 तो पास मार्क्स हैं भैया। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस एलिमेंट के। व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी एट द वर्क प्लेस, डिस्कस मोरल एंड फाइनेंशियल रीजन, ये हम सीखेंगे इसमें। एक्सप्लेन हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी इज रेगुलेटेड, कानून के बारे में सीखेंगे कि जब हम कानून को नहीं मानते हैं, हम कंप्लाई नहीं करते हैं, तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं। समराइज द मेन हेल्थ एंड सेफ्टी ड्यूटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल एट वर्क, क्या क्या होती हैं जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगों की वर्क प्लेस के ऊपर, जो सेफ्टी के हवाले से आप लोगों ने फिक्स करनी है वर्क प्लेस पे। एक्सप्लेन हाउ कंट्रैक्टर्स शुड बी सिलेक्टेड, मॉनिटर्ड एंड मैनेज्ड, हमें यहाँ पे देखना है इस एलिमेंट में कि कंट्रैक्टर को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है, और कैसे उसके काम को मैनेज किया जाता है। अभी हम आते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था। वाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, के हमें वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को क्यों मैनेज करना पड़ता है।
तो इसके बहुत वैलिड रीजन है, बहुत सॉलिड रीजन है। आप लोग कैसे फिट हो गए इस पूरे सिनेरियो में। एक क्लाइंट था जी, मैं सिनेरियो समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। क्लाइंट है जिसके पास पैसा है, जिसके पास जमीन है, वो उस पर विला बनाना चाहता है। उसने कंट्रैक्टर ढूंढ लिया विला बनाने के लिए। ऐसा बंदा जो उसे सस्ते में बना देगा, अच्छी क्वालिटी में बना देगा। ढूंढने के बाद में काम स्टार्ट करवा दिया उसने। यहाँ तक सिनेरियो समझ गए आप। क्लाइंट को समझ गए, कंट्रैक्टर को समझ गए। दरमियान में हम कैसे आ गए इसके, हमारी जरूरत क्यों पेश आई, सेफ्टी को क्यों मैनेज किया गया, सेफ्टी को क्यों हायर किया जाता है वर्क प्लेस के ऊपर। तो इसकी जो रीजन है, मोरल रीजन है, लीगल रीजन है, फाइनेंशियल रीजन है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। ये देखिए जी, ये है वो रीजन जिसकी वजह से एक सेफ्टी वाले को हायर किया जाता है, सेफ्टी को वर्क प्लेस पे मैनेज किया जाता है, अरेंज किया जाता है। बहुत से लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट्स में। ये देखिए जी, ये है वो रीजन जिस वजह से सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। कोई बंदा नहीं चाहता है कि उसका वर्क प्लेस के ऊपर एम्बुलेंस आ जाए, लोग जख्मी हो जाए। कभी डायरेक्टर नहीं चाहेगा, कंपनी का मालिक नहीं चाहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं चाहेगा, टेक्निकल मैनेजर, एडमिन मैनेजर, एचआर मैनेजर, हर किसी की कोशिश होती है कि उसका प्रोजेक्ट पे कभी एम्बुलेंस ना आ जाए, उसका प्रोजेक्ट पे कभी लोग जख्मी ना हो जाए। ये बहुत बड़ी रीजन है जी। लोग मीडिया से डरते हैं। वो नहीं देख रहे आप, क्लोज्ड, अंडर इन्वेस्टिगेशन, दुनिया का सबसे खौफनाक सेफ्टी साइंसेज है ये। हर बंदा डरता है इस साइंस से। हर डायरेक्टर, हर कंपनी का मालिक डरता है इस साइंस से। और फिर इस मीडिया से, मीडिया के पावर से कहां कहां तक पूरी दुनिया में उसकी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। लोग डरते हैं इससे। इस वजह से मैनेज करते हैं वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को। फिर ये एक सिनेरियो है। बहुत मुश्किल होता है जी किसी के लिए भी, उसकी बीवी को, उसकी माँ को, उसके भाई को, उसके बेटे को ये बात बताना, तेरा बाप काम करते के दौरान में एक्सीडेंट हो गया, दुनिया से चला गया। आप नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। पत्थर का दिल रखा हुआ है किसी का सीने के अंदर, वो ये 3 वर्ड नहीं बोल सकता उसके उसके बेटे को, तो बच्चे तेरा बाप दुनिया में नहीं है, आप नहीं बोल सकते। ये रीजन है जिस वजह से हमें वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना पड़ता है। कोर्ट को फेस करना पड़ेगा, कानून को फेस करना पड़ेगा। ये रीजन है। छुट्टा जब आता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबल है कानून के नजर में, हमेशा एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी का मालिक रिस्पॉन्सिबल है। किसी एक बंदे को आज अपने साथ में लेके चला जाएगा। तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से वर्क प्लेस पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज किया जाता है। मोरल रीजन क्या है, मनी क्या है, इसका पहला सेक्शन में हम ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन टू की टर्म्स हमने सीखनी है। इसमें कुछ बहुत सी ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने यहाँ पे लिख दी हैं, जैसा कि हेल्थ है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, सेफ्टी है, वेलफेयर है, इन्वायरमेंट, हैजर्ड, रिस्क, एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस, confined स्पेस, वर्किंग एट हाइट, आउट वर्क, पीटीडब्ल्यू, पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन, अरेंजमेंट्स, टेम्परेरी वर्क्स, कन्वेंशन, रिकमेंडेशन। ये सारी टर्मिनोलॉजीज हैं। समझाने का, लिखने का मतलब ये है कि आपने इन तमाम टर्मिनोलॉजी को सीखना है। प्लीज इनको सीखिएगा। गूगल ट्रांसलेट पे जाके इनके अल्फाज मैंने याद करने की कोशिश ना कीजिएगा। यूट्यूब पे जाके सीखिए ये वर्ड आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। इनको सीखिए, आप यूट्यूब पे जाके सीखिए, तो वो आप जान सकेंगे। जब हम निबोश को पढ़ेंगे उसे समझ सकेंगे आप। आपकी यहाँ पे ग्रुप एक्सरसाइज है। वाई माइट द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन नॉट कंसिडर हेल्थ एंड सेफ्टी टू बी अ प्रायोरिटी। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन में हमने देखा है, हम सुनते रहे हैं, मेरे कुलीग्स थे जो हमारे साथ में काम करते रहे थे, वो हमेशा कंप्लेंट करते थे मेरी मैनेजमेंट मेरी बात नहीं सुनती है, कंसिडर नहीं करती, उनकी प्रायोरिटी ही नहीं है हेल्थ एंड सेफ्टी। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे पास में आंसर है। ये है वो रीजन जिस वजह से वो आपकी बात नहीं सुनता है। मे बी वो जानता ही नहीं है कि लीगल ड्यूटीज क्या है, मेरा कानून की तरफ से क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कानून मुझसे क्या चाहता है, कि मेरे वर्क प्लेस को कैसा रखना चाहिए था, लोगों को किस जगह पे रखना चाहिए था, वर्क प्लेस कैसा होना चाहिए, वेलफेयर फैसिलिटीज उनको कैसे देनी चाहिए। अगर उसे ये पता चल जाए कि अगर मैं इसमें
कंप्लाई नहीं कर रहा हूँ कानून के साथ में, ऑडिट के वक्त में, शुरता की इंस्पेक्शन के टाइम पे अगर उन्होंने बहुत ज्यादा ऐसा कुछ देख लिया, अनसेफ देख लिया, तो कितना बड़ा फाइन आ जाएगा, मे भी मेरी कंपनी को बैन कर देंगे, काम ही नहीं करने देंगे। ये हो सकता है ये बात पता ही ना हो आपके डायरेक्टर को। और बहुत मरतबा ऐसा होता है, लैक ऑफ केयर ऑफ स्टाफ वेलफेयर, उसे मालूम नहीं होता है कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है कानून ने मुझे पकड़ लिया अगर मैं स्टाफ को पूरा तरह से वेलफेयर नहीं दे रहा हूँ। फोकस ऑन आउटपुट प्रॉफिटेबिलिटी, यही इशू है सबसे बड़ा जो आपने डिस्कस करना है लोगों के साथ में, अपने डायरेक्टर के साथ में, प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ में। क्या प्रॉफिट 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 आप करते रहते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई इशू हो गया, किसी भी वजह से आप फंस गए, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को शुरता आके साइनेज लगा के बंद कर देता हूँ, स्टॉप, वर्क स्टॉपेज, अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्या करेंगे आप मुझे बताइए। आप 2 महीना के लिए, 3 महीना के लिए बंद कर देते हैं, किधर जाएगी आपकी प्रोडक्शन, किधर जाएगा आपका प्रॉफिट। बचने के लिए बोल रहा हूँ आपको, बचने के लिए समझा रहा हूँ आपको कि आपको वर्क प्लेस को सेफ तरीके से चलाना है, सेफ प्रैक्टिसेस को आप लेके आइए। कास्ट टू द बिजनेस, देखते हैं लोग, इग्नोरेंस ऑफ ट्रू कास्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ वर्कर इल हेल्थ, उसका कॉस्ट के ऊपर ये काम करना चाहते हैं, उसकी सेहत के साथ, जिंदगी के साथ खेल के जीतना चाहते हैं। आपने ये अवेयरनेस देनी है अपनी मैनेजमेंट को कि कानून के शिकंजे में आने के बाद में क्या हो जाएगा। जो 2-2 रुपया करके आप बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, एक केस आपके गले पड़ गया, सब छीन लेगा कानून आपसे। कंपटीशन विद द बिजनेस फॉर एक्सेस टू लिमिटेशंस, ये रीजन है, अनविलिंगनेस, वो चाहता ही नहीं है। फेलियर टू परसीव हैजर्ड्स इन देयर ऑपरेशंस, कैविलियर एटीट्यूड, रिजिड किस्म के एटीट्यूड्स होते हैं इन लोगों के। और बहुत सी ऐसी रीजन हैं, ये वो रीजन हैं जिस वजह से जो एम्प्लॉयर है, कंपनी का मालिक है, मैनेजमेंट है, वो प्रायोरिटी नहीं देती है सेफ्टी को। मैं सबसे बड़ा कसूरवार समझता हूँ जी सेफ्टी वाले को। वो मीटिंग में जाने से कतराता है, मीटिंग में बैठता नहीं है, मालिक से डिस्कस नहीं करता है, एम्प्लॉयर से, प्रोजेक्ट मैनेजर से उसको सिनेरियो डिस्कस करने चाहिए कि अगर आप कभी भी फंस गए कानून के पास में तो वो कानून आपका क्या हाल कर देगा। मोरल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स क्या बताती हैं आईएलओ की तरफ से। ये पहला इंट्रोडक्शन है जी आपका आईएलओ के साथ इस पूरी प्रेजेंटेशन में। आईएलओ क्या चीज है, ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, सेफ वर्क प्रोग्राम, यही है जी जो तमाम कवानीन बनाती है दुनिया में, इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम लोगों के लिए। कवानीन ड्रा करते हैं कि आपने कैसे सेफ काम करना है, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वर्क प्लेस पे काम करने वाले लोगों के लिए। ओवर 3,50,000 वर्क रिलेटेड फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं जी हर साल। 2.7 मिलियन वर्क रिलेटेड फैटिलिटीज होती हैं। ये लोग बता रहा है कि 2.4 मिलियन फैटिलिटीज फ्रॉम ऑक्यूपेशनल डिजीज, काम करते के वक्त में डिजीज हो जाती है, उस डिजीज से लोग मर जाते हैं। 270 मिलियन एक्सीडेंट्स एंड 160 मिलियन डिजीज है ईयर ड्यू टू वर्क। तो इतना लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, इतना लोग डिजीज का शिकार होकर मर जाते हैं हर साल में। नुकसान क्या होगा जब एक वर्क प्लेस पे एक बंदा मरता है, वहां पे काम स्टॉप कर दिया जाता है, लोगों को वहां से निकाल दिया जाता है, इवेक्यूएट कर दिया जाता है, इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, तो टाइम टेकिंग होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं। तो उसका अल्टीमेट जो इफेक्ट क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगी, काम नहीं चलेगा ना उस सेक्शन में, तो जीडीपी लॉस हो जाएगी। जीडीपी लॉस होगी मतलब वो गरीब मारा जाएगा बेचारा। मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगी उसका रेट बढ़ जाएगा। तो देखिए कितना दूर तक इसका इफेक्ट जाता है अगर हम सेफ तरीके से काम नहीं करते हैं, अगर हम सेफ्टी को नहीं समझते हैं, अगर हम वर्क प्लेस को नहीं समझते हैं, हैजर्ड को, रिस्क को नहीं समझते हैं। अगर ग्रुप एक्सरसाइज है आपके पास में, इसी के साथ में है मिलता जुलता में, आप ये तमाम के तमाम ग्रुप एक्सरसाइज अपने साथ में लिखते रहिए जी, मेरे साथ में शेयर करते रहिए इनको, करके करके सेम वर्डिंग है जो पेपर में पूछी जाती है आपसे, जो ग्रुप एक्सरसाइज में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी में थोड़ा आगे पीछे करके नहीं बोझ पूछता है आपसे। एन एम्प्लॉई एट योर वर्क प्लेस हैज बीन सीरियसली इंजर्ड इन अ वर्क प्लेस एक्सीडेंट, वो हो गया है, गिर गया है, चोट लगी है इस एम्प्लॉय को, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं इंजर्ड एम्प्लॉय के साथ में, कंपनी के साथ में, और लाइन मैनेजर के साथ में भी बारी बारी देखते हैं। इंजर्ड पर्सन के साथ में क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के साथ में क्या होगा, पेन होगी,
पेन में वो कराएगा, लॉस्ट टाइम वेजेस के बारे में सोचेगा, इम्पैक्ट ऑन द फैमिली, सैलरी नहीं है, कुछ नहीं है, वो कैसे जाएगा, घर में भिजवाएगा पैसा, कैसे वो सेंड करेगा, ट्रांसफर करेगा मनी, ऑन गोइंग इम्पैक्ट ऑन द वर्क, काम पे फर्क पड़ेगा उसके, कंपनी के साथ में क्या क्या हो जाएगा, कंपनी पे करेगी सिक पेज को, ओवर टाइम को, रिक्रूटमेंट के लिए जाएगी अगर वो बंदा देख रहे हैं कि नहीं आ सकता है, डिसेबल हो गया, परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई है या फर्टिलिटी हो गई है, इंश्योरेंस क्लेम्स उसे भरने पड़ेंगे, फाइन्स, प्रोसिक्यूशन फेस करना पड़ेगा, कोर्ट्स को फेस करना पड़ेगा, इंक्रीज इंश्योरेंस प्रीमियम्स, उसके इंश्योरेंस प्रीमियम्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। लाइन मैनेजर को साथ में क्या होने वाला है, ये सबसे ज्यादा फंसने वाला बंदा ये है। लॉस ऑफ स्किल्स फ्रॉम टीम, अगर बहुत कॉम्पिटेंट बंदा था जो इसमें जख्मी हो गया, तो एक बहुत कीमती बंदा उसने खो दिया, टाइम एंड कॉस्ट उसका वेस्ट हो जाएगा। इसका डेली टारगेट होता है, घंटे का टारगेट होता है इस बंदे के पास में, कि मैंने अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। कल प्रेजेंटेशन में जाके इसने वही सब कुछ बताना होता है, तो क्या बताएगा अगर उसकी दो प्लेस ऐसा बंद हो जाती हैं वर्क प्लेस एक्सीडेंट होने की वजह से। इफेक्ट ऑन ओवर टाइम कवर ऑन शिफ्ट, ये होता है जी। फाइनेंशियल रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, क्या क्या होता है वो अभी हम देखते हैं। एक्सीडेंट एंड इल हेल्थ कॉस्ट मनी, हमेशा पैसा लगता है जी, बिल्कुल लगता है। जीरो से स्टार्ट हो जाइए, आप फर्स्ट एड करते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, पैसा लगेगा। आप गाड़ी भेजते हैं, पैसा लगेगा। वो जो ड्राइवर आपने रखा हुआ है उसमें गाड़ी में जो पेट्रोल डालते हैं वहां से लेके जाके सारा कुछ, ऐसा माइनर है अगर तो, अगर कुछ सीरियस है तो वो कम एम्बुलेंस ही आएगी जो उसे लेके जाएगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कास्ट में क्या क्या है, इनडायरेक्ट कास्ट में समयरेबल होती है, इसमें जो भी कॉस्ट लगती है वो डायरेक्टली एक्सीडेंट से निकलती है, तो वो आपके सामने होती है, आप उसे देख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को उसे मैयर कर सकते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या होती है, अराइजेज एज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इवेंट, उस इवेंट के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वहां से निकलती है, इसमें डायरेक्टली मनी इन्वॉल्व नहीं होती है, मगर अगर देखा जाए तो इनडायरेक्ट कॉस्ट ज्यादा डैमेज करती है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। हेल्थ एंड सेफ्टी फेल्योर कैन इफेक्ट द ब्रॉडर इकोनॉमी एज वेल एज इंडिविजुअल कंपनीज, ये ज्यादा इफेक्ट करती है जी हमेशा। इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड कास्ट को भी हम देखते हैं, इंश्योर्ड कास्ट क्या होती है और अनइंश्योर्ड कास्ट क्या होती है। इंश्योर्ड कास्ट को देखा जाए तो फायर होगी, वर्कर इंजरी होगी, डेथ होगी, मेडिकल कॉस्ट होगी, इसे हमेशा कंपनी पे कर देती है, इंश्योरेंस कंपनी इसका पैसा दे देती है। इसलिए मालिक को इतना ज्यादा फिक्र नहीं होती है, वो इतना ज्यादा इसके बारे में वरीड नहीं होता है, उसे पता है कि इंश्योरेंस कंपनीज पैसा दे देंगी। अनइंश्योर्ड कास्ट में क्या क्या होता है, ये वो लॉस्ट है, ये वो कॉस्ट है जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे सकती है। रेपुटेशन खराब होगी, कोई दुनिया की इंश्योरेंस कंपनी आपको रेपुटेशन नहीं दे सकती, कोई भी नहीं दे सकता है। दो तीन एक्सीडेंट इकट्ठे हो गए, सबको पता चल जाएगा, आपके क्लाइंट को, कंसल्टेंट्स को, इर्द गिर्द के लोगों को, इर्द गिर्द के प्रोजेक्ट के लोगों को, कि ये वो ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो कंपनी है जहाँ पे डेली लोग मरते हैं, जहाँ पे डेली एक्सीडेंट होते हैं। कैसे लेके आएंगे ये रेपुटेशन वापस, अपनी कंपनी का नाम कैसे वापस लेके आएंगे आप। लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, सिक पेज हैं, ओवर टाइम्स हैं, एम्प्लॉय इक्विपमेंट रिपेयर है, लॉस ऑफ मटेरियल्स है, ये वो लॉस हैं जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है, मगर ये लॉस है, ये बहुत बड़े लॉस होते हैं। तो अगर देखा जाए इसे, इस थ्योरी के अंडर में देखा जाए इसे, तो अगर इंश्योर्ड कास्ट में $1 का नुकसान होता है कंपनी को, तो अनइंश्योर्ड कास्ट में 36 $36 तक का लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को। ये एंड हो गया जी इसका, एंड ऑफ सेक्शन 1, एलिमेंट 1 का। इसमें एक्सरसाइज है आपके पास में, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर 3 मेन रीजन फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, ये तीन कौन से मेन रीजंस हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, वो हमने देखा, वो हमने सीखा। यहाँ पे मोरल, सोशल, इकोनॉमिकल रीजंस हैं। व्हाट शुड एन एम्प्लॉयर प्रोवाइड टू इंश्योर हेल्थ एंड सेफ्टी, तो इसमें ये एम्प्लॉयर की ड्यूटीज भी हैं, ये इसके आंसर्स हैं जो ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं। शायद आपके पास में इसके आंसर ना हो, इसके आंसर यहाँ पे ग्रीन कलर में मेंशन है। सेफ प्लेस ऑफ वर्क प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क इम्प्लीमेंट करना, प्रोड्यूस करना, बनाना उसकी जिम्मेदारी है, इम्प्लीमेंट करना उसकी जिम्मेदारी है। ट्रेनिंग, कॉम्पिटेंट सुपरविजन, एक्सपीरियंस सुपरविजन लेके आना, और स्टाफ की कॉम्पिटेंसी को इन्हांस करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है। इसका सेक्शन 1 कंप्लीट हो गया जी, इंशाल्लाह सेक्शन 2 के साथ हम बहुत जल्दी
आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इसमें जो जो एम्बिग्विटीज हैं, जो बात आप नहीं समझ सके इस लेक्चर में, प्लीज़ लाजिम मेरे साथ में डिस्कस कीजिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कमेंट बॉक्स में मेरे साथ में आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो। ठीक है जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ में बहुत जल्द हाजिर होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।